मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह आप देख रहे होंगे कुछ न कुछ चर्चाएं चल रही हैं और लगातार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बेहतर करें और किसी भी ज़िले में हो या पूरे संभाग की हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि लगातार अभी जैसे विगत कुछ महीनों पश्चात चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के हमारी तरह तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। कहीं ना कहीं पर ये चुनावी तर्क वितर्क हमारा एक यात्रा का प्रारूप है और इस यात्रा को लेकर के हम लगातार चलते चले जा रहे हैं। अब देखना है कि इस यात्रा का प्रारूप जो है तो किस तरह होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और उसके साथ अन्य दल भी मैदान पर होते हैं। आज हमारे साथ इस छोटी सी खास चर्चा में हमारे साथ अनिल गुप्ता जी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शहडोल संभाग के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक एकलौता चेहरा और दूसरी बात जहां पर 4 दशक से जो है तो अधिक का समय कहा जाए जिसमें राजनीति में अनिल गुप्ता जी जो है तो लगातार सक्रिय रहे, कहीं ना कहीं पर अपनी पार्टियों को लेकर के जो है तो लगातार मैदान में होते थे, चाहे मेहनत किस तरह की भी करनी पड़े। अनिल जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी लंबी अरसे बीतने के बावजूद जहाँ पर आप लोगों ने राजनीति में एक लंबा समय तय किया, लंबा सफ़र तय करने के बावजूद भी आज भी जो है तो बराबर आप लोग काम करते हैं और कई बार आप लोगों ने अवसर की भी बात रखी कि हमें अवसर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीतिक सफ़र को लेकर के आप लोगों की विचारधाराएँ क्या बनी, कैसे लगा आप लोगों को कि हमको जो है तो राजनीति में ही आना चाहिए? देश में आपातकाल 25 जून 1975 को जब लगा, हम छात्र जीवन में 19 महीने तक तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संपूर्ण देश को कारागार के रूप में परिवर्तित कर दिया था। लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी गिरवी हो गई थी, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त थी। ऐसे समय में आम आदमी का जीवन पराधीन हो गया था। उसके बाद 1977 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चुनाव की घोषणा की, उस समय हम छात्र जीवन में 1977 के लोकसभा चुनाव में हमने जनता पार्टी के रूप में, युवा कार्यकर्ता के रूप में हमने काम करना प्रारंभ किया। आज देखिए जो स्थितियां चल रही हैं आज वर्तमान में, आज हर कोई अपने आप को नेता मानता है और कहीं ना कहीं पर साबित भी करने में लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज क्षेत्र के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोतमा विधानसभा के लिए जो है तो आप लोग अवसर तलाश रहे हैं, तो कुछ न कुछ क्षेत्र में कमियाँ देखते होंगे, उन क्षेत्र की कमियों को देखते हुए आप लोगों को लगता होगा कि हमें कुछ करने की आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कोतमा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आप। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, जिन्होंने भी संघर्ष की राजनीति की है, प्रजातंत्र में राजनीति एक तपस्या है। राजनीति का जब तक समाज के उत्पीड़न के विरुद्ध, आम आदमी के हित के लिए, विकास कार्यों के लिए, जनहित के मुद्दों के लिए जब तक जुनून नहीं होगा, उसके मन में इस बात की पीड़ा नहीं होगी, वह व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। जैसा कि आपने प्रारंभ में कहा कि 4 दशक से अधिक समय से आप सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में सक्रिय हैं। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं 1977 में जब राजनीति प्रारंभ किया, एक बूथ का अभिकर्ता के रूप में हमने काम प्रारंभ किया। पोस्टर लगाना, झंडे लगाना, उस समय स्टेंसिल से दीवारों में चित्र बनाना, और 80 में फिर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। संस्थापक सदस्य के रूप में मुंबई के उस समता नगर में श्रद्धेय अटल जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए, तो एक संस्थापक सदस्य के रूप में मैं भी उपस्थित था। इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में बना रहना किसी भी व्यक्ति के लिए, अपने लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए, जब तक समाज के प्रति उसका स्वयं का समर्पण नहीं हो,
और मैं तो इसको मानता हूं कि एक राजनीति एक तपस्या है। कई बार हम देखते हैं कि संपूर्ण जीवन लोग सार्वजनिक जीवन में जीते हैं और प्रजातंत्र के जो सबसे छोटा पद है पंच, उस पंच तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिर भी संपूर्ण जीवन समाज के हित में संघर्ष करते हैं। मेरे बारे में आपने जो कहा, 1983 में हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जनादेश के लिए प्रत्याशी बनाया और मैं जनादेश मुझे प्राप्त हुआ। उस दौरान प्रतिपक्ष की परिषद रहते हुए जो बुनियादी सुविधाएं थी, बिजली की, पानी की, सड़क की, इतने कामों की दृष्टि से, क्योंकि जिस वार्डों में 12 वार्ड थे उस समय, 7 वार्ड में बिजली नहीं थी लेकिन नगर पालिका थी। उन वार्डों में 1100 इलेक्ट्रिक पोल लगवाया। उस समय खड़ंजे के रोड, सड़कें नहीं थी। ऐसा करके उस समय हमने इस नगर पालिका के दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद लंबे समय तक संगठन में संयुक्त शहडोल जिले में, जब हम उमरिया और शहडोल संयुक्त जिला था, वर्तमान में संभाग है, उसमें युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष, पार्टी का जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य, अनेक दायित्वों का, अमरकंटक विशेष क्षेत्र प्राधिकरण में उपाध्यक्ष, विंध्य विकास प्राधिकरण में रीवा में उपाध्यक्ष, और वर्तमान में जब मैं स्वयं अपने आप को ये मानता हूँ कि संभाग के एकमात्र अनारक्षित सीट कोतमा से पार्टी में निरंतर काम कर रहा हूँ। और केवल इसलिए नहीं काम कर रहा हूँ कि पार्टी केवल टिकट देकर मुझे प्रत्याशी बनाएगी। राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जैसा आपको मैं बता दूं, 2008 में जब पहली बार अनारक्षित हुआ, तब भी मैंने कोतमा की दृष्टि से, वहाँ के संपूर्ण विधानसभा की दृष्टि से पहल किया। 13 में भी हमने पहल किया, 18 में भी हमने पहल किया। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि 3 बार मुझे पार्टी ने अवसर नहीं दिया, लेकिन इन सब के बावजूद पार्टी की मर्यादा में जो भी उम्मीदवार था उसके विरुद्ध मैंने राजनीतिक जीवन में कभी काम नहीं किया, और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन और है यहाँ पर। देखिए क्या होता है कि आज सर्वे आपने सुना होगा कि जैसे दैनिक भास्कर ने कराया और भी लोगों ने जो है तो अपने अपने हिसाब से सर्वे कराया। कहीं पर आप लोगों को ये नहीं लगता कि हमें जो है आज चाहे पार्टियां अपना सर्वे कराएं या फिर जो मीडिया के माध्यम से सर्वे होते हैं उनसे थोड़ा हट करके हमें जनता का मोमेंट लेना था, वहाँ पर जनता की राय जानने की आवश्यकता थी। यहाँ पर लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जो है तो मैं ये कह रहा था कि जो सर्वे आ रहे हैं उसकी प्रामाणिकता पर संदेह है, क्योंकि जनमानस में जिनकी स्वीकारता नगण्य है उन्हें हम मेरिट में बताना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि मीडिया मैनेजमेंट का काम है। राजनीतिक कार्यकर्ता चूँकि जब राजनीतिक फील्ड में पिछड़ जाते हैं तो कुछ मैनेजमेंट के दृष्टि से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। अभी जो भी एक तरह से मीडिया के द्वारा जो जानकारियाँ आ रही है वो सत्य से परे है। चूँकि हमने भी लगभग 45 वर्ष से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ और प्रामाणिकता के आधार पर कह सकता हूँ कि जितने भी ये सर्वे बताए जा रहे हैं यह निष्पक्ष नहीं है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की दृष्टि से ये जनता को गुमराह करने के लिए और ऐसी चीज़ परोसी जा रही है। मुझे पार्टी की व्यवस्था पर पूरा यकीन है कि पार्टी इस तरह की अफवाहों से, इस तरह की जो भी व्यवस्था है उससे, जो कि हमने अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारे पार्टी के कुछ प्रतिनिधिमंडल मिले थे और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि क्या अखबार टिकट बांटेगा, ऐसा उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था। और इसमें सत्यता भी है कि कोई अखबार कुछ भी लिख दे, क्योंकि पार्टी धरातल के आधार पर चिंतन करती है, उसके आधार पर निर्णय करती है।
वही तो मैंने भी कहा कि भाई देखिए कुछ चीज़ें जनता के लिए भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आज देखिए कहीं ना कहीं पर आज क्षेत्र और समाज के लिए हित की बात सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर सवाल था मेरा, देखिए आज व्यवस्थाएं जो हैं, व्यवस्थाओं के अनुरूप में अगर हम जाएं तो सरकारी वेतन, सरकारी नौकरी, सब कुछ सरकारी चाहिए, लेकिन अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात आती है तो वहाँ पर ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही आपके जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट हैं वो कहीं ना कहीं भी जो है। तो आज देखिए आज सरकारी शिक्षा के लिए जो है उन सरकारी स्कूलों में अपने घर के बच्चों को नहीं भेजना चाहते, लेकिन सरकारी वेतन ले रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आज जब स्वास्थ्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं पर लोग जो है तो प्राइवेट अस्पतालों की ओर भागते हैं। तो इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं सुधारने की आवश्यकता भी है। अभी मैं एक बात बतला दूं आपको, शहडोल में जो संभाग बना उसमें मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से तत्कालीन सांसद दलपत सिंह जी परस्ते, तत्कालीन पूर्व विधायक स्वर्गीय लल्लू सिंह जी के सहयोग से मैंने उसकी पहल किया था, और आज शहडोल जो संभाग बना है उसमें इस छोटे से कार्यकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल संभाग नहीं बना, जिस स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हैं, जब संभाग बन गया तो एक क्राइटेरिया होती है कि संभाग में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी। संभाग बनने के बाद आज मेडिकल कॉलेज शहडोल में बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बना, ये सारी उपलब्धियां संभाग मुख्यालय के कारण हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो आप बात कर रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, आज लोग हर जगह चिकित्सकों की कमी बताते हैं। अब आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं और समझना भी चाहता हूं, डॉक्टर किसी मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ के आएगा कि किसी किराने दुकान से चल के आएगा तो डॉक्टर बनेगा? आज जो परिस्थितियां रही है, मोदी जी के 2014 के पहले पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो एम्स की बात हो, पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के 56 वर्षों तक केवल एक एम्स था दिल्ली में। अटल जी ने उसको बढ़ाकर 7 की संख्या बढ़ाई और उसको अभी हमारे मोदी जी ने 23 एम्स आज पूरे हिंदुस्तान में है। मेडिकल कॉलेज 2.5 गुना बढ़ा दिया हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, क्योंकि डॉक्टरों की कमी, जब मेडिकल कॉलेज ही नहीं होगा तो हम चिकित्सा सुविधा की बात कर रहे हैं, पीएचसी खोलना चाहिए, राजनीतिक दृष्टि से घोषणाएं हो जाती है कि पीएचसी खोला जा रहा है, बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया, लेकिन अब डॉक्टर नहीं है। बुनियादी बात यह है कि डॉक्टर उतने बन के आ नहीं रहे, प्रशिक्षित होके डॉक्टर नहीं, चूंकि 5 साल उनको एमबीबीएस करने में, इसके बाद एमडी करने में, इंटर्नशिप करने में जो समय लगता है, मेडिकल कॉलेज में सीटों की कमी के कारण चिकित्सा प्रभावित हुआ है। लेकिन मैं अब ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि देश में मोदी जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस गति से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं, नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, सीट 2.5 गुना बढ़ा दिया है, 2 से 3 वर्ष के अंदर जिस तरह आज इंजीनियर जगह जगह घूम रहे हैं, डॉक्टर की उपलब्धता और बेहतर चिकित्सा सुविधा आपको उपलब्ध होगी मध्य प्रदेश में। मैं देखिए आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मेरा छोटा सा तर्क सिर्फ इतना सा है कि क्या अगर हमारा फर्ज नहीं बनता है या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है यहाँ पर कि देखिए चाहे प्रशासनिक सेवाओं का लाभ लेने वाले व्यक्ति हों या चाहे आप और हम हों, तो सरकार अगर हमें सब कुछ दे रही है, सरकार हमें जो है तो विद्यालय दे रही है, सरकारी हमें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दे रही है, सब कुछ सरकार दे रही है, तो हमारा और आपका भी फर्ज बनता है कि क्यों ना हम जो है तो उसी सेवा का लाभ लें। मैंने सिर्फ इस देश की बात कही है। उसमें क्या है, पहले थोड़ा सा स्तर के कारण लोग भ्रमित होते थे। एक 4 बनता था कि प्राइवेट विद्यालय है वहाँ ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। अभी आपने देखा होगा गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हो रहा है। अभी सीएम राइज जो अभी प्रारंभ हुआ है प्रत्येक विकास खंड में, इसके साथ ही मॉडल स्कूल के रूप में, एकलव्य विद्यालय के रूप में आज ट्राइबल के बच्चे और बेटियां इतनी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से आकर तहसील और जिला मुख्यालय और संभागीय मुख्यालय में आ रहे हैं और सरकारी विद्यालयों में, सरकारी कॉलेज में, सरकारी हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं। ये जो बातें हैं, अब चूंकि पहले एक बेहतर व्यवस्था नहीं थी और या लोगों की जानकारी नहीं थी, अभी परिवर्तन हुआ है और सरकार भी चाहती है कि आम आदमी सरकारी व्यवस्था से जुड़े शिक्षा के क्षेत्र में। और दूसरा एक और मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, अभी चाहे आयुष्मान योजना हो,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, पहले आज से लगभग 20 से 25 साल पहले किसी हॉस्पिटल में एक गोली नहीं मिलती थी। आज सैकड़ों जांच, कल जेतेरी में शिविर था विकासखंड स्तरीय मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशन में, लगभग हजारों लोग थे उसमें, और इतनी जांच हो रही थी कि 1 रुपए नहीं लग रहे थे। कहीं प्राइवेट किसी झोला छाप के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को इस बात की जानकारी के अभाव में समाज में अभी एक बात भ्रम बना हुआ है, ठीक है, कि हम प्राइवेट क्षेत्र में जाएंगे तभी इलाज होगा, और वो एक गलत, जो प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है उनके यहाँ भी पहुंच जाते हैं और कई बार स्थितियां उनकी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हकीकत ये है कि आज चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, सभी जगह ठीक है, आपका जो डिफेंस है वो सही मैं मान लेता हूँ, सब कुछ सही है। देखिए, जिस कोतमा विधानसभा क्षेत्र को लेकर के हम चर्चाएं कर रहे थे, हम लोग थोड़ा सा उससे आगे निकल गए कहीं ना कहीं पर। देखिए, क्या जब कोतमा विधानसभा क्षेत्र की बात आती है तो वहाँ एक समय था जब कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे, आज वर्तमान में 2 पंचवर्षीय जो है तो कांग्रेस के विधायक। आज एक केवाई परियोजना आपके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा की गई, उस पर भी जो है तो अच्छी खासे अमाउंट को जो है तो दिया गया, दर्शाया गया, लेकिन आज वहाँ पर किसी तरह का कोई पहल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं पर प्रश्न तो उठता है कि जनप्रतिनिधियों को किस तरह का काम करना चाहिए था। भाई, एक बात तो ये है, बहुत स्पष्ट है, 10 वर्षों से वहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, ठीक है। स्थानीय स्तर पर आपको पता है कि जनप्रतिनिधि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो पक्ष का हो या वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक जनप्रतिनिधि की भूमिका होती अगर हम क्या आज है? पिछड़ रहे हैं, इसके लिए केवल और केवल कांग्रेस के विधायकों का दोष है, क्योंकि उन्होंने अपने नैतिक दायित्व का, जो कुछ काम होता है तो क्रेडिट लेने के लिए कहते थे कि ये काम हमने कराया, अगर कोई काम नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अनूपपुर का विकास हो, पुष्पराजगढ़ का विकास हो, कोतमा का विकास, जो कमियां हैं, अगर नेतृत्व क्षमता सही हो तो हमारे जैसा व्यक्ति, हम प्रतिपक्ष में भी रहकर, चाहे वो रेल की समस्या रही हो, संपूर्ण संभाग में लगभग 2,500 लोग गिरफ्तारी दिए और जेल यात्रा करके अपनी सरकार में रहकर, चाहे वो रीवा से चिरमिरी ट्रेन हो, बिलासपुर से रीवा ट्रेन हो, स्टॉपेज हो, ऐसी अनेक समय समय पर आपने देखा होगा। जबकि हम कोई जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, अभी भी कुछ हमारी रेल की समस्याएं हैं, किसी कांग्रेस के किसी विधायक ने नहीं, कोई पहल नहीं किया। हम प्रतिपक्ष की भूमिका में होते तो आज ऐसी शायद मूक बधिर जैसी हमारी स्थिति नहीं होती। मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य सेवाओं में जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, केवई की, निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक पिछले पंचवर्षीय में भी और वर्तमान पंचवर्षीय में भी केवल एक पद की सुविधाओं को भोगते हुए 5 वर्ष अभी व्यतीत किया, इसके पहले भी उन्होंने भी व्यतीत किया, सत्ता के साधनों का दुरुपयोग किया, जनहित में उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे विकास की गति से सरकार की योजनाओं को लाभ जनता को मिल सके। आप क्या करना चाहेंगे अगर आपको अवसर मिला? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक प्रमाणित राजनीतिक जीवन है। 1977 से लेकर अब तक सरकार तो अभी मध्य प्रदेश में कुछ समय से बनी है, वहां बुनियादी सुविधाएं, मैं बिजली नगर का मतदाता हूं, बिजली नगर में अभी पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। सैकड़ों टैंकर से सप्लाई करके नगर को पानी की दी जाती है, शुद्ध पेयजल व्यवस्था संपूर्ण। हालांकि आपको ये बात जानकारी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नल जल योजना में ऐसे दूरस्थ अंचलों को भी नल से जल देने की जो योजना लागू किया है, आज देश के अधिकांश गांव तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन मुझे मन में पीड़ा है कि बिजली नगर में से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यदि मुझे अवसर देता है, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कोतमा विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन को कि सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं, पेयजल, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, ऐसे सेवाओं के लिए कभी उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इतने लंबे समय तक बिना किसी पद में रहे निरंतर जनता के हितों में मैंने संघर्ष किया है पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में। इसलिए चाहे वो बिजली को तहसील बनाने की बात हो, बिजली को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धि हो,
सिंचाई की योजनाएं हों, ऐसी योजनाओं के लिए जनता को कहीं कतार लगाने की जरूरत नहीं होगी। अपने पुरुषार्थ के बल पर और मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को बिना किसी जनता को भटकाते हुए पूरी निष्ठा के साथ केवल एक क्षेत्र में नहीं, रेल समस्याएं हों, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार का विषय हो, प्रत्येक विषय पर प्रामाणिकता के आधार पर हम जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। और मैं पुनः ये बात बताना चाहता हूं, आज राजनीति को बहुत सारे लोगों ने एक उपभोग की वस्तु समझते हैं, जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में कोई योगदान नहीं, केवल तफरी करने की दृष्टि से आना चाहते हैं और सत्ता के आनंद लेकर उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए केवल कोतमा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, शहडोल संभाग में जैसा कि एक अनारक्षित क्षेत्र है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि शहडोल संभाग को एक नया गौरव दिलाने के लिए जनता के आशीर्वाद से हम एक प्रमाणित राजनीतिक जीवन और एक जनसेवक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा वह श्रेयोधार होगा। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर से जो है तो क्योंकि आपने सुना, एक तरफ जो है तो सर्वे का मुद्दा और दूसरी तरफ जो है तो स्वास्थ्य सुविधाओं से हो या फिर तमाम ऐसे कई क्षेत्रीय मुद्दे जिन पर जो है तो लगातार काम करने की आवश्यकता थी। आज देखा जाता है कि वाकई में कहीं ना कहीं पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार हमारे जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कहीं ना कहीं पर सिर्फ उन सुविधाओं को बराबर लाभ ले रहे होते हैं। और सबसे बड़ा माजरा है यहाँ पर पेंशन का। आप यहाँ पर जो है तो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, एक बार चुनाव लड़े, आप चुनाव जीत गए, उसके बाद आप दोबारा क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन आपकी पेंशन बरकरार होती है। तो यहाँ पर माजरा पेंशन का नहीं बल्कि क्षेत्र की सुविधाओं का है, जहाँ पर क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के लगातार हमें प्रयास करना चाहिए था कि हम कुछ अच्छा और कुछ बेहतर कर सकें। तो चलिए, एक अच्छी कोशिश है। अनिल जी ने कहा कि मैं क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जैसे कि निवास इनका 2 जगह पर होता है, एक तरफ बिजली और एक तरफ ये। तो कोतमा के हालांकि प्रॉपर उसमें देखा जाता है, जहाँ पर से ये रहवासी भी हैं और वहाँ पर इनका वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ जो है तो उसी विधानसभा से है। तो आज इन्हें कोई बाहरी भी नहीं कह सकता, क्योंकि आज कोतमा विधानसभा में देखा जाता है कि बाहरी शब्द की मोहर भी जो है तो लगातार लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं पर शब्दों से पर्याय है यहाँ पर और कई सारी चीज़ें जो हमारे सामने होने वाली है। विगत कुछ महीनों पश्चात जो चुनाव होगा उसमें देखना है कि किस तरह की गतिविधियाँ बनने वाली है। तो चलिए, इसके साथ अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।